is against our freedom of speech. भयो लगभग आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सोचना। एक दिन अचानक से आपके सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? आप लोग भी गुस्से से भर जाओगे, कुछ लोग तो प्रोटेस्ट में उतर जाएंगे, कुछ लोग तो भूख हड़ताल करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैशटैग शुरू हो जाएंगे, वीडियोस बनना शुरू हो जाएंगे। और यही हुआ नेपाल में, जब नेपाल की सरकार सोशल मीडिया पे बैन लगा दी थी, जिसकी वजह से यूथ सड़कों पे उतर जाता है और नेपाल सरकार को उनके सामने फिर घुटने टेकने पड़ते हैं और नेपाल को के पीएम को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। लेकिन सोचिए, ये सब क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की वजह से हुआ? नहीं। आओ जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ये सब हुआ 8 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देती है, जिसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब, उनको भी बैन कर दिया जाता है। लेकिन क्या नेपाल सरकार ये सब अचानक से करती है? और नेपाल सरकार इन सब का रीजन क्या देती है? अचानक से तो नहीं करती। बात शुरू होती है 2 साल पहले, नवंबर 2023 को, जब नेपाल सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नोटिस निकालती है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक लोकल प्रेजेंस एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सरकार जो है ना, ये सोशल मीडिया बैन या इन सब का रीजन क्या देती है पता है? वो बोलती है कि ये हेट स्पीच, साइबर क्राइम, ये रोग हो रहे हैं, इन सबको रोकेगा। लेकिन कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको भाव नहीं देता है, एक्सेप्ट फॉर 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें सबसे बड़ा नाम था चाइना का टिकटॉक, वो रजिस्ट्रेशन करा देता है। इसके बाद सरकार 5 और नोटिस निकालते हैं, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं देता है। फिर इस साल 28 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार एक फाइनल वार्निंग देती है, बोलती है कि 3 सितंबर 2025 तक सबको एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, वरना 4 सितंबर 2025 से उनमें बैन लग जाएगा। जो नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट था, वो भी सरकार को आदेश दे देता है कि ये सही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी चाहिए। और फिर क्या होता है, 4 सितंबर 2025 को 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बैन लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बैन लगता है तो यूथ में ये चिंगारी की तरह काम करता है। जो यूथ है वो समझता है कि सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है, वो एक डिक्टेटर की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या उनको कंट्रोल करना It's been banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. वो जो यूथ है उनके अंदर पहले से ये गुस्सा बढ़ा पड़ा था सरकार की कारनामों की वजह से, उनके करप्शन की वजह से, नेपोकिड्स की लाइफस्टाइल की वजह से, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। और फिर क्या होता है, जो नेपाल का यूथ है वो सड़कों पे उतर जाता है। बात अगर हम करें तो 2024 की, तो नेपाल के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखा जाए तो वो था 20.84%। मतलब 5 में से 1 बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड था, जिसकी वजह से जो नेपाल के युवा थे या लोग थे वो नेपाल छोड़ के जा रहे थे, वो दूसरे देशों में जा रहे थे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि नेपाल में तो उन्हें कोई जॉब मिल नहीं रही थी। हद इतनी हो चुकी थी कि फरवरी में कम से कम 15,000 नेपालियों ने रसिया यूक्रेन वॉर को ज्वाइन कर लिया। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो। वीकली या मंथली एक ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ट्रेनिंग कराते थे, वीक एक 7 दिन की या मंथ भर की एक ट्रेनिंग कराते थे, उसके बाद उनको फ्रंट लाइन में भेज दिया जाता था। लेकिन वो लोग भी खुशी खुशी जाते थे उसमें, क्योंकि उनको उस चीज के पैसे मिलते थे। वो सैलरी पर बोनस मिला के उनको मिल जाता था 4,000 USD मंथ, मतलब 5 लाख नेपाली रुपीज से ज्यादा। और वो पैसे वो लोग अपने घरों में भेज दिए जाते, जो बाहर देशों में जाते थे वो अपनी फैमिली को भेजते थे। अब यहाँ पे क्या था ना, जो नेपाली लोग हैं, मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग या पुअर लोग, वो सब
अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में काम के लिए जाते, क्योंकि अपने देश में तो उनको काम नहीं मिल रहा। वो सरकार भी कुछ कर नहीं रही थी, कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही थी। उस साथ में उनके बच्चों की जिंदगी देखे तो बहुत ही आलीशान थी। वो पार्टीज कर रहे हैं, 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं, उनके पास BMW है, मर्सिडीज है, वो रेसिंग कर रहे हैं, गुची बैग लेके वो घूम रहे हैं, वो फुल इन्जॉय कर रहे हैं देश विदेश। का छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। और नेपाली लोगों की हालत खराब है, और जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया बैन फिर क्या करते हैं, चिंगारी की तरह काम करते हैं, और नेपाल का युद्ध जो है वो सड़कों पे उतर आ जाता है। 8 सितंबर 2025 को हजारों नेपाली युवा उस स्कूल के, उस कॉलेज के स्कूल यूनिफॉर्म में कैजुअल में, वो काठमांडू के मतियार मंडल जो सिटी सेंटर है वहां पे उतर जाते हैं प्रोटेस्ट के लिए। ये सब जो यूथ था वो 20 से 25 साल की एज के है, और ये यूथ को बोला जाता है जेन जी, तभी इस प्रोटेस्ट का नाम पड़ा जेन जी प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये ऑर्गेनाइज किया था हामी नेपाल नाम की एक NGO है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। पूरा यूथ है वो मतियार मंडल के सिटी सेंटर से निकल जाता है प्रोटेस्ट के लिए पार्लियामेंट की तरफ। लेकिन वो प्रोटेस्ट क्या होता है, वो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट। भी बैरिकेड निकाली थी पार्लियामेंट के बाहर, या फिर सिंगा दरबार की जो एक आइकॉनिक गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके बाहर, और वो भी आराम से जो लोग हैं उनको रोकने की कोशिश करते हैं। वो जो लोग हैं वो भी नॉन वायलेंस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, झंडों के लेके वहां यहाँ वहां घूम रहे होते हैं, स्लोगन्स बोल रहे होते हैं जैसे कि स्टॉप द करप्शन, अनबैन द सोशल मीडिया, यूथ अगेंस्ट द करप्शन। ये सब नॉर्मली चल रहा होता है। लेकिन शाम के टाइम क्या होता है, कुछ लोग मोटरसाइकिल में आते हैं, वो बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं। वो सिग्नल दरबार के बाहर एम्बुलेंस थी, उस एम्बुलेंस को जला देते हैं, वो जो चीजें उनको भी जलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी क्या करती है, वो भी हबड़ा तबड़ी मंजर पड़ जाती है। वो लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, लोग भी पुलिस को मारने लगते हैं, अंदर घुसने लगते हैं, पुलिस भी उनको प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश करती है। पहले तो डंडों की हेड से वो रोकने की कोशिश करती हैं, फिर वो लोग वाटर कैनन फेंकते हैं, फिर वो लोग टीयर गैस फेंकते हैं, फिर वो रबड़ बुलेट्स चलाते हैं। इन सब का कुछ फायदा नहीं होता। प्रोटेस्टर्स जो है बहुत ही जोश में होते हैं। फिर आखिरी में क्या होता है ना, जो नेपाल पुलिस है वो बड़ा कदम उठा लेती है और वो लाइव बुलेट चला देती है, जिसकी वजह से एक 12 साल का बच्चा मारा जाता है, और साथ में 19 प्रोटेस्टर भी मारे जाते हैं, और 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर थे वो घायल हो जाते हैं 8 सितंबर 2025 जिसको पहले दिन। और फिर काठमांडू क्या, पोखरा, बटवाली, भरतपुर, दमक, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। फिर स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि सरकार कर्फ्यू लगा देती है पूरे काठमांडू पे, लेकिन प्रोटेस्टर तब भी नहीं रुकते हैं। और फिर शाम बाद में उसके बाद जो है सरकार जो है सोशल मीडिया को भी अनबैन कर देती है, और बाद में खबर आती है कि जो मिस्टर रमेश लेखक वो भी रिजाइन कर देते हैं। 9 सितंबर 2025 की सुबह जो सिंगर दरबार है, जो एक गवर्नमेंट आइकॉनिक बिल्डिंग है, वो आग की लपेट में थी, उसमें आग लगा रखी थी, और आकाश में धुआं ही धुआं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ नेपाल वो भी आग की लपेट में था। PM का रेजिडेंस में भी लोग घुस रखे थे और आग की लपेट में थे। पार्लियामेंट में भी लोग घुस गए थे, प्रेसिडेंट के घर में भी लोग घुस गए थे और वो भी आग की लपेट में था। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के एडजेसेंट वाली बिल्डिंग थी उसमें भी आग लगा के रखी थी। ये सब चल रहा था नेपाल में 9 सितंबर 2025 को। और फिर PM KP ओली शर्मा वो जो है मीटिंग करता है, वो बोलते हैं कोई भी मिनिस्टर है या कोई भी है वो रिजाइन नहीं करेगा। लेकिन बाद में खबर आती है कि जो KP ओली शर्मा है खुद ही रिजाइन करके आर्मी बैरिक्स में चले जाते हैं, और उनकी शरण ले लेते हैं और वहां पे जाके टिक जाते हैं। सिर्फ KP ओली शर्मा ही रिजाइन नहीं करते हैं, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रामनाथ अधिकारी वो भी रिजाइन कर देता है। हेल्थ मिनिस्टर जो था प्रदीप पोडल वो भी रिजाइन कर देता है, और साथ में 21 MP राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के वो भी रिजाइन कर देते हैं, और कुछ जो MP थे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वो भी रिजाइन करते हैं।
और उसके अलावा जो केपी की यूएमएल पार्टी है, उसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स भी केपी की यूएमएल पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। अब उनको लोगों को तो पता है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा था कि पीएम हवाई जहाज में उड़ के चली गई थी, अब लोगों को पता था कि ये सब भी एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट में अपनी प्राइवेट जेट लेके वो भाग जाएंगे। प्रोटेस्टर क्या करते हैं, वो एयरपोर्ट में घुस जाते हैं, एयरपोर्ट की तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, फ्लाइट्स की जो थी तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, और जो भी फ्लाइट थी वो भी कैंसिल हो जाती है, और जो भी फ्लाइट्स आ रही थी उनको भी डाइवर्ट कर दिया जाता है पोखरा की तरह। अब कोई जा ही नहीं सकता है एयरपोर्ट पे। बाद में क्या होता है, जो आर्मी है वो कंट्रोल ले लेती है एयरपोर्ट का और लोगों को वहां से हटा देती है। इसके अलावा जो हिल्टन होटल था, जो अभी अभी नया बना है, उसको भी लोग जला के रख देते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मतलब विष्णु प्रसाद पौडर, उनको तो लोग सड़कों पे निकाल के मारते हैं, प्रोटेस्टर जूतों से उनको, चप्पलों से उनको लोग मारते हैं। 13 सितंबर 2025 की सुबह आर्मी सब कुछ अपनी कंट्रोल में ले लेती है और हर जगह जो है पूरे काठमांडू में शांति हो रखी होती है। एक साइलेंस था, लेकिन इस साइलेंस का मतलब ये नहीं था कि जो यूथ है वो डर गया था किसी से, वो किसी से डरा नहीं था, लेकिन वो लोग अभी भी लगे हुए थे, ऑनलाइन लगे थे, डिस्कॉर्ड के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, हैशटैग के थ्रू वो अभी भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। और वो बोल रही, और आर्मी बोल रही थी कि शांत हो जाओ, लेकिन यूथ बोल रहा कि हम शांत नहीं होंगे, हम अपनी कुर्बानी को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। और पूरा दिन ऐसे ही चलता है। 11 सितंबर 2025 को कुछ जो नए लीडर थे वो उभर के आते हैं। 11 सितंबर को मतलब इस प्रोटेस्ट से ही कुछ जो लीडर थे वो उभर के आ रहे थे। इसमें नाम आ रहा था शुभेंदु गुरंग का, जो एक यंग एक्टिविस्ट है और फेस ऑफ रेजिस्टेंस बन गए थे। उसके अलावा बलीन साहब, जो एक नेपाल के रैपर भी हैं और साथ में वर्ल्ड मेयर भी हैं, वो भी युद्ध के साथ था। साथ में कुलमन भिसी, जिसने इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस खत्म किया था नेपाल में, उनको देशभक्त बोला जा रहा था और उनका भी नाम आ रहा था। और सबसे ज्यादा नाम जिसका आ रहा था वो था सुशीला कार्की, जो नेपाल की सबसे पहले फीमेल चीफ जस्टिस थी, उनका नाम सबसे ज्यादा आ रहा था। और लोग ये सब ऑनलाइन कर रहे थे डिस्कॉर्ड के थ्रू। अब सोशल मीडिया भी अनबैन हो गया था, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह इनका नाम चल रहा था, सुशीला कार्की का, सुरेन गुरंग का, बलेन शाह का, कुलमन गिसुम, इन सब का नाम। लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम था वो सुशीला कार्की का था। लोग बोल रहे थे कि उनको सिंपल चीज चाहिए थी कि करप्ट लीडर्स को हटाओ और एक नए लीडर्स लाओ जो लोगों को कुछ काम करके थे। वो सुशीला कार्की का नाम सबसे पहला था और उनको बोला जा रहा था कि उनको इंट्रीम पीएम बनाया जाए। 12 सितंबर 2025 तक जो है 51 लोग मर चुके थे, जिसमें 21 लोग जो थे वो प्रोटेस्टर थे, 9 लोग जो थे वो प्रिजनर्स थे, 3 लोग जो थे वो पुलिस वाले थे और 18 लोग और अदर दूसरे लोग थे। और 200-300 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो रखे थे। लोग ऑनलाइन इलेक्शन कर रहे थे, जिसमें सुशीला कार्की, बलेन शाह, सुरेन गुरंग, कुलमन शाह, उन सबका नाम था। और उसी में ही जो है वोटिंग शुरू हो गई। और उसमें जो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन जो वोट होता है वो डिस्कॉर्ड में हो रहा था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उसमें वोट होता है और जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो मिलते हैं सुशीला कार्की को। और फिर सुशीला कार्की को जो है वो इंटरिम पीएम बना दिया जाता है। और फिर सुशीला कार्की नेपाल की हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल पीएम बन जाती है। जैसे ये पीएम बन जाती है, इसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं और फिर सब कुछ तय होता है। और 5 मार्च की डेट जो है वो तय की जाती है इलेक्शन के लिए अगले साल। फिर 13 सितंबर 2025 को अब जो कर्फ्यू वो सब हटा दिया जाता है और जो इंटरिम पीएम बनती है सुशीला कार्की, वो हॉस्पिटल में जाती है, लोगों से मिलती है। तो ये था नेपाल प्रोटेस्ट के बारे में। तो आप लोग देख रहे हो, एक सरकार अगर आप लोगों का साथ, ये सरकार आप लोगों का साथ ना देना तो ये सब कुछ हो सकता है। तो सरकार को भी ये जानना जरूरी है कि जनता जो है ना बहुत बड़ी चीज है।
एक बार अगर जनता उतर गए, पूरी देश के लोग उतर गए, तो सरकार को भी उतरना पड़ता है, पीएम के सबको अपनी कोशिश छोड़ना। सी यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।